देन इफ मून इज कंजक्टेड विद मार्स इन द सेकंड और थर्ड हाउस, ये ध्यान से लिख लीजिए, और ये बहुत गजब का कॉम्बिनेशन है, राशि का इफेक्ट नहीं है यहाँ पे। चंद्रमा और मंगल कुंडली में अगर दूसरे तीसरे भाव में एक साथ हैं, दूसरे या तीसरे भाव में एक साथ होने चाहिए कि हाउस में, चाहे दूसरे में हो चाहे तीसरे में। और राहु कहाँ होना चाहिए? राहु होना चाहिए पांचवें में। ये फिक्स कॉम्बिनेशन है, इसमें चेंज नहीं हो सकता कि राहु सिंह राशि में हो तो क्या हो जाएगा। सो इफ वी हैव मून एंड मार्स इन सेकंड और थर्ड हाउस एंड राहु इन द फिफ्थ हाउस, दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर दिस योग। ऐसे लोग अपने जीवन में राजा बनते ही हैं। अब राजा बनने का मतलब क्या है? मंत्री बन सकते हैं, एमपी एमएलए बन सकते हैं, कोई बहुत बड़े लेवल के प्रतिष्ठित व्यक्ति अधिकारी हो सकते हैं, बहुत बड़े लेवल के। छोटे मोटे लेवल वालों की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। उसके बाद में एक कॉम्बिनेशन है कि 10वें भाव का स्वामी 9वें भाव में अपने मित्र के साथ बैठा हो और इन दोनों में से कोई एक अपनी उच्च राशि में हो। ध्यान से समझिएगा, 10वें भाव का स्वामी 9वें भाव में बैठा हो, अपने मित्र के साथ हो, और इन दोनों में से कोई एक उच्च राशि में हो, या जिसके साथ ये 10वें भाव का स्वामी बैठा है वो प्लैनेट उच्च राशि में हो। ऐसे व्यक्ति भी अपने जीवन में किसी ना किसी राजा तुल्य पद पे जरूर बैठते हैं। हमेशा याद रखिए, कुछ जीवन में बातें हमेशा याद रखिएगा। अगर किसी व्यक्ति कुंडली में इस तरह के राजयोग है ना, तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 20 की उम्र में नहीं तो 40 की उम्र में, 40 में नहीं तो 50 की उम्र में, अगर प्रकृति ने ये नियम और ये योग उसकी कुंडली में डिसाइड किया है ना, तो वो आदमी बैठेगा उस पद पे जाके, आज नहीं तो कल। मरने से पहले बैठेगा जरूर, मर नहीं सकता ऐसे वो, अगर प्रकृति ने डिसाइड किया है ये उसके लिए। हाँ, लेट हो सकता है, महादशाओं पे बहुत कुछ डिपेंड करता है ना। महादशाओं पे जीवन में मैं पिछली क्लास में बताया था, फिर बता रहा हूं आप लोगों को, प्लीज ऑलवेज रिमेंबर, महादशाओं पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। टुडे आई हैव सीन अ चार्ट वेयर जहाँ एक व्यक्ति की जो महादशा चल रही थी, तो मैंने उस व्यक्ति को देख के, महादशा देख के मैंने उसे यही कहा कि पिछले जो बहुत सारे साल थे ये आपके लिए कम से कम 500 करोड़ रुपए आपको कमाने चाहिए थे, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप कमा नहीं पाए। ऐसा नहीं कि उस आदमी ने कुछ भी नहीं कमाया, उसने कमाया है, बहुत कुछ कमाया, उसने जमीन जायदाद बनाई है, सब कुछ किया, लेकिन वो नहीं कर पाया जो उसे करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि फ्री विल तो आपकी है ना, सब कुछ होते हुए भी। भगवान ने एक बड़ा खेल खेला इंसान के साथ, एक तरफ तो कह दिया ये होगा और दूसरी तरफ ये भी कह दिया कि फ्री विल भी तेरी। तब उस व्यक्ति ने अपनी सारी कहानी बताई, उसने बोला सही, आप एकदम सत्य कह रहे हो, यही हुआ है। और ऐसा नहीं कि हाँ कुछ नहीं कमाया, मैंने बहुत कुछ बनाया है, लेकिन हाँ मैं भी यही सोचता हूँ कि मैं इतना तो कर ही सकता था कम से कम, ये मैं नहीं कर पाया। ऐसा भी नहीं कि उसने कुछ भी नहीं किया ही, क्योंकि महादशा उसके फेवर में थी। कम से कम नहीं तो भी 50 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी बनाई होगी उसने, और कोई छोटा अमाउंट नहीं है 50 करोड़ रुपए। उसके बाद में जो अगला राजयोग है ये कहता है कि जुपिटर जन्म कुंडली के 5th हाउस में हो और चंद्रमा से केंद्र में हो। किससे केंद्र में हो? चंद्रमा से। होना क्या चाहिए कि विद अ फिक्स साइन इन द लग्न, स्थिर राशि कहां होनी चाहिए? लगन में। लगन में क्या राशि होनी चाहिए? 2, 5, 8 या 11। ये क्या होती है? स्थिर राशियां होती है। कोई मेरे से मत पूछना ये कब बताया था आपने, है ना, तो आप लोगों हैबिट हो चुकी है छोटी छोटी बातें पूछना, है कि नहीं। और लगन का स्वामी 10th हाउस में बैठा हो, जो भी लगन है उसका स्वामी कहां होना चाहिए? 10th हाउस में। ये राजा जैसे लोग होते हैं, किंग होता है।
अब किंग का मतलब ये नहीं कि राजा बनेंगे, आजकल राजा वाजा नहीं बनते दुनिया में, लेकिन आप एमपी, एमएलए, मंत्री, कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत पावरफुल व्यक्ति, कोई बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, बन सकता है। फिर एक योग होता है कि द डिस्पोजिटर ऑफ द मून साइन, चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में हो, और या उस राशि का स्वामी मर्क्यूरी से केंद्र या त्रिकोण में हो। नहीं वो भी मजबूत कितना महंगा है, ध्यान से समझिए इस बात को। भाई चंद्रमा जिस राशि में हो उस राशि का स्वामी केंद्र में हो, तो जैसे एग्जांपल है कि चंद्रमा मेष राशि में है तो मंगल भी लगन में बैठा है, तो मंगल हो गया केंद्र में। और या क्या हो कि ये जो मंगल है चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी मर्क्यूरी से केंद्र में आ जाए या त्रिकोण में आ जाए, तो ये जो मंगल है ये मर्क्यूरी से त्रिकोण में है। ये एग्जाम्पल जो यहाँ पे लगाया है, तो क्या कहता है ये नियम कि चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि का स्वामी, द डिस्पोजिटर ऑफ द मून साइन इज इन केंद्र और त्रिकोण हाउसेस, और इट इज इन केंद्र और त्रिकोण फ्रॉम द मर्क्यूरी। या चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि का स्वामी बुध से केंद्र या त्रिकोण में हो। ए किंग अमंग किंग्स, इनको कहते हैं राजेंद्र, राजाओं में जो राजा है वो क्या है, राजाओं में जो राजा है वो। समझ रहे मेरी बात आप? महाराज नहीं, राजाओं में राजा, इनको राजेंद्र कहते हैं। राजेंद्र का तात्पर्य होता है जो सब राजाओं का राजा है। जैसे भगवान कृष्ण कभी खुद किसी राजगद्दी पे नहीं बैठे, भगवान कृष्ण कभी भी किसी राजगद्दी पे नहीं बैठे, वो कहीं के राजा थे ही नहीं, ना वो मथुरा के राजा थे और ना ही वो द्वारका के राजा थे। द्वारका के राजा थे उनके बड़े भाई बलराम, और मथुरा के राजा थे उनके नाना जी उग्रसेन। तो जब रुक्मिणी का स्वयंवर हो रहा था तो भगवान कृष्ण भी वहां गए थे, तो बाकी राजाओं ने ये विवाद खड़ा कर दिया कि कृष्ण राजा है ही नहीं, और जब वो राजा नहीं है तो वो स्वयंवर में भाग नहीं ले सकता। तब इंद्र ने बाकी राजाओं की सहमति से भगवान कृष्ण का राजेंद्र पद पे अभिषेक किया, जिसके लिए इंद्र ने खुद स्वर्ग से अपना सिंहासन भेजा और इंद्र ने खुद उनका अभिषेक किया, उनका अभिषेक किया। और बाकी जो राजा थे उन्होंने उनको राजेंद्र स्वीकार किया। तो राजेंद्र का मतलब क्या होता है, जो राजाओं का इंद्र हो, राज इंद्र, जो राजाओं का इंद्र है। इंद्र कौन है? इंद्र जो सबसे बड़े राजा हैं, तो उनका अभिषेक किया गया ताकि वो उस स्वयंवर में भाग ले पाए। हालांकि ये करने के बाद भी उन्हें स्वयंवर में भाग नहीं लेने दिया गया। ठीक है, तो फिर उन्हें क्या हुआ, उन्होंने रुक्मिणी जी को लेके और भागना पड़ा। भगवान कृष्ण का नाम पड़ा रणछोड़ उसके बाद में।